हुजूमी तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज तौहीन अदालत की अर्जी पर जल्द समाअत से इनकार कर दिया है। कोर्ट रियासतों के खिलाफ दाखिल तौहीन अदालत की अर्जी पर जल्द सुनवाई नहीं करेगा, बल्कि आम मामलों की तरह ही अर्जी पर समाअत होगी। आपको बता दें कि अर्जी गुजार ने कोर्ट से जल्द समाअत की अपील की थी। अर्जी गुजार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद रियासी हुकूमतें हुजूमी तशद्दुद रोकने में नाकाम रही हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर कपिल मिश्रा को दिल्ली असेंबली ने नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा गया है कि कपिल मिश्रा ने 2019 इंतखाबात में बीजेपी की तशहीर करके पार्टी के कानून की खिलाफ वर्जी की है। इस मामले पर खुद कपिल मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। विधानसभा ने दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे कपिल मिश्रा को नोटिस भेजा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कपिल मिश्रा। कपिल जी, दिल्ली विधानसभा ने आपको एक नोटिस भेजा है सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर, क्या कहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं इस नोटिस के जवाब में कि जब केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई तब मैं सरकार में मंत्री था, तो जब मैं मंत्री पद जाने से नहीं डरा, तो इस प्रकार के नोटिसों से मेरे को क्या डर लगेगा? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी कहा गया कि आपने बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया, चाहे वो एमसीडी के इलेक्शन हो या लोकसभा के, तो आपको लगता है कि ये प्रचार करना आपको भारी पड़ गया? नहीं, एमसीडी के लिए नहीं, लोकसभा के लिए उन्होंने नोटिस भेजा है और इसमें भारी पड़ने की बात नहीं है। मुझे तो गर्व है कि मैंने मोदी जी के लिए कैंपेन चलाया, लेकिन मुझे गर्व है और मैं केजरीवाल जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी जो बचे कुचे 2-3 महीने उनकी सरकार के हैं उसमें मोदी जी से प्रेरणा लें, मोदी जी की तरह काम करें। कुछ तो छोटा मोटा कोई एक काम तो दिल्ली के लिए करके जाएं। कपिल जी, ये नोटिस का जवाब कब तक देना और क्या सोचा, क्या जवाब देंगे? देखिए, अभी तो नोटिस मेरे को आया है, मैं देख लेता हूँ कि नोटिस में और क्या क्या उन लोगों ने मुद्दे लिखे हैं और उसकी जो तारीख होगी उस तारीख पर उसका जवाब दिया जाएगा। रामनिवास गोयल एक धृतराष्ट्र है, केजरीवाल के हाथों की एक कठपुतली है। जैसा केजरीवाल नचाएंगे वैसा रामनिवास गोयल नाचेगा और उसके बाद जो केजरीवाल को करना है वो कर ले। मेरे को उससे कोई डर नहीं लगता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बस एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि जो करना है वो कर ले। आम आदमी पार्टी का रुख देखे या दिल्ली सरकार का रुख देखे तो काफी ज्यादा आक्रामक रूप में नजर आ रही है। अगर ऐसे में सदस्यता चली जाती है तो आगे की क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सदस्यता जाना। तो अगर हम अपने दिल की बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं, जो जनता चाहती है वो कह रहे हैं, मोदी जी के लिए अभियान चला रहे हैं, तो जब मैंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला तो मंत्री पद ले लिया। मोदी जी के लिए अभियान चला रहा हूं तो कह रहे हैं सदस्यता ले लेंगे। आज मेरी ले ले सदस्यता, 2 महीने बाद केजरीवाल की जाने वाली है, सौरभ भारद्वाज की जाने वाली है। मैं तो दोबारा आ जाऊंगा इस विधानसभा में। केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज तो अब कभी नहीं आने वाले हैं। तो 2 महीने के लिए जो नौटंकी, जो ड्रामा करना हो, केजरीवाल अपनी खुशी के लिए जो करना चाहता है, 2 महीने के लिए मरते हुए आदमी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कपिल मिश्रा, जिनका कहना है कि नोटिस भेजा गया है, उसका जवाब भी वो जरूर देंगे, लेकिन जो जनता कह रही है उन्होंने जनता की आवाज सुनकर ही ये प्रचार प्रसार किया। मुल्क में लाई जाने वाली नई तालीमी पॉलिसी पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल उठाए हैं। SIO के नेशनल सेक्रेटरी का कहना है कि इस पॉलिसी में कई खामियां हैं। मुल्क की तालीम को लेकर नई पॉलिसी लाने जा रही है, लेकिन उस पर कई तरह के एतराज़ हो रहे हैं, कई तरह की बातें की जा रही हैं। SIO इस पर पूरे तौर पर रिसर्च कर रहा था, उसकी फाइंडिंग्स हैं अपनी। हमारे साथ बात करने के लिए सैयद अहमद मुज़क्किर साहब हैं, जो SIO के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। क्या फाइंडिंग्स हैं, किस तरह की पॉलिसी आप लोग चाहते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी एक ज़ख़ीम डॉक्यूमेंट है। इसमें तकरीबन 500 सफ़हात पर मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट, इसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने की बात की गई है और बहुत ही जो है वो डिटेल के साथ सारे एस्पेक्ट, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और उसके लिए मैकेनिज़्म, फाइनेंस का क्या होना चाहिए और उसके तदबीक़ के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोड मैप वगैरह बहुत डिटेल से इसमें पेश किया गया था। बहुत सारी बातें एतराज़ की जा रही हैं, क्या इसमें ऑब्जेक्शनल बातें हैं? क्या ये हमारी जो तालीमी पॉलिसी है वो हमारे समाज को मुतासिर करेगा? क्या उसके लिए फ़ायदेमंद होगा? ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे इसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं, ये मुल्क के तालीमी निज़ाम को अपग्रेड करके इंडिया को 21st सेंचुरी में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके ऑन पार लाने की इसमें काफ़ी बात की गई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लूप होल्स हैं इसमें जो मिसयूज़ हो सकते हैं। तो इसके बारे में सिविल सोसाइटी के हम हैं और दूसरे सारे लोग हैं जो कंसर्न्ड हैं और हुकूमत से चाहते हैं कि वो इसके बारे में वजाहत करें। आपकी जो कह रहे हैं लूप होल्स हैं, तो किस तरह की मेजर फाइंडिंग्स आप लोगों ने इसमें पाई हैं?
मिसाल के तौर पे इसमें देखिएगा रसाई को लेके, एक्सेसिबिलिटी को लेके एक मसला ये है कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की बात आई है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए बहुत सारे स्कूल्स को जम करके स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये बात कही गई कि इसका गोया के रेडियस 15 किलोमीटर होगा। अब इसमें रसाई मुतासिर हो सकती है, ख़ासकर वो इलाके जहाँ तालीमी तौर पे पिछड़े इलाके जो हैं वहाँ अफेक्ट होंगे। RT में यही आप देखेंगे 2 किलोमीटर के अंदर आपको स्कूल बनाना लाजिमी था हुकूमत के लिए, अब 15 किलोमीटर होंगे। तो ये एक बहुत स्कूल कॉम्प्लेक्स अच्छा आइडिया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जहाँ मुल्क का एक बहुत बड़ी आबादी जो है तालीमी तौर पे जो है पसमानदा है या पिछड़ी है, तो उसको कैसा डील किया जाएगा। कई सारे जो माइनॉरिटी के इदारे हैं, यानी कि जिनको अक़लियती किरदार मिला हुआ है, माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला हुआ है, उसको लेकर के क्या ये पॉलिसी ठीक है और क्या इसमें कुछ और तब्दीली की ज़रूरत है? ये एक कमज़ोर पहलू रहा इस पॉलिसी में, इस वजह से कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं आज के तारीख़ में बाज़ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार दी गई, जैसे जामिया मिलिया है, अलीगढ़ है, तो इनको बाकी रखने की बात होना, तो ये प्राइवेटाइजेशन की तो गुंजाइश है। बट व्हाट अबाउट गवर्नमेंट, हुकूमत इस ताल्लुक़ से क्या करेगी? तो बहरहाल कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अच्छा है, ऐसा एसआईओ को मानना है, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं जिसको लेकर के एसआईओ को कंसर्न है और वो चाहते हैं कि सरकार इस पर तवज्जो दे, इसको ठीक करे। ख़ासतौर से अक़लियतों को लेकर के, उनकी तालीम को लेकर के बहुत सारी स्पेसिफिक जो डिसीजंस हैं या पॉलिसी है उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। कैमरामैन गौरवगिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कल वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। बजट से अवाम को क्या उम्मीदें हैं और अवाम इस बजट में क्या चाहती है? हमारी नुमाइंदा रचना ने लोगों से बात की। लोकसभा 2019 में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और अपने सेकंड टेन्योर में पहली बार बीजेपी अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बार जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो एक महिला है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के बजट से लोगों को क्या उम्मीद है, हम लोगों से ही जानेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि बजट से वो क्या उम्मीद करते हैं। ये बताइए कि कल बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आपकी? मैम बस यही उम्मीद है कि जो इतनी सारी जो महंगाई हो रही है वो तो कम हो जाए, और जो हमारे इतने खर्चेज हैं उनमें भी थोड़ी मतलब कम हो जाए तो अच्छी बात है। आप बताइए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई वांट कि जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो मैं चाहती हूँ कि कॉलेजेस बढ़े उनसे, कि बच्चों को इंडिया के बाहर ना जाना पड़े, तो उससे क्वालिटी भी बढ़ेगी पढ़ाई में और एजुकेशन बढ़ेगी। आप बताएं क्या बजट से उम्मीद है, क्योंकि महिला ही हमारी इस बार वित्त मंत्री भी हैं और घर भी एक महिला ही चलाती है, तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? मुझे यही उम्मीद है कि बजट में जो है कि खर्चा, जो हमारी महंगाई है वो बढ़ रही है तो वो थोड़ा कम हो। ऊपर से जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ चुके हैं, जो जॉब करना चाहते हैं पर जॉब्स इतनी है नहीं, तो वो भी चाहेंगे कि जॉब्स इंडिया में ही हो, इंडिया से बाहर ना जाना पड़े। महिलाओं को सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो रसोई का होता है, क्योंकि घर का जो मैनेजमेंट, जो घर का गृह मंत्री होती है वो महिलाएं होती हैं। इस बार वित्त मंत्री भी महिलाएं हैं और घर की गृह मंत्री महिला होती है, तो क्या बजट से उम्मीद है आप? सबसे पहले मैं वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहूँगी, और इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस बार हमारी बजट मंत्री एक लेडी है, और बीइंग अ लेडी मैं भी चाहती हूँ कि बहुत अच्छा बजट पास हो, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन महंगाई का रहता है किचन का और एक एजुकेशन का। तो किचन में जो इतनी महंगाई होती है, कुछ बजट ऐसा हो कि हम हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को एक अच्छा सही भरण पोषण दे सके, उन्हें अच्छी क्वालिटी की बेस्ट टू बेस्ट चीज़ खिला सके। और तो जिस तरीके से इनका कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि जो थाली का जायका है वो भी ना बिगड़े और महिलाओं को बजट चलाने में आसानी हो। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस बजट से। आप बताइए कि आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या करते हैं आप? मैम मैं 12th पास कर चुका हूँ, अब एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं भी शायद से एंट्रेंस ना क्लियर हो तो हर यूथ का ये रहता है बिजनेस स्टार्टअप कर सके। तो आजकल टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ इतने मिलते नहीं है कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर सके। अब गवर्नमेंट अगर टैक्सेस कम करके सब्सिडीज़ देगी तो हमारा यूथ आगे बिजनेस स्टार्ट करेगा, जिससे कि स्टार्टअप इंडिया का फॉर्म बनेगा। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा जो टैक्स फाइलिंग करे हुए हैं वो सुधारा जाए। सिंगल विंडो एक लाइसेंस के लिए लाई जाए, जैसे किसी को अप्रूवल लेना हो एक जगह सारे लाइसेंस को मिल जाए, और ताकि जो ऑडिटिंग फर्म है, जो CAs वगैरह, इनकी फीस भी निर्धारित करी जाए। आप क्या करते हैं?
मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 10th क्लास में हूँ इस टाइम अभी। 10th में हैं आप, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं कि बजट किस तरीके का होगा, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि अगर जो बुक्स हैं जो इतनी महंगी कर रखे हैं उस पर कुछ रेट थोड़े स्लो हों। अच्छा। और काफ़ी बच्चे जो हैं स्कूल में कुछ ज़्यादा हो चुके हैं तो उनके लिए कुछ स्कूल या कॉलेजेस बनवाएं जिससे वो वहाँ पे जाके पढ़ सके। यहाँ पर हमने महिलाओं से भी जाना, युवाओं से भी जाना, सबका यही कहना है कि जो आने वाला बजट है उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। महिलाओं को उम्मीद है कि जो उनका घर खर्च है, जो रसोई का खर्च है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। इसके साथ ही युवाओं का कहना है कि जो जीएसटी है उसको लेकर भी सरकार को यहाँ पर कुछ कम करना चाहिए। इसके साथ ही जो जीएसटी फाइलिंग की प्रक्रिया है उसमें सरलीकरण होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा युवाओं की मांग है। और इसके साथ जो और युवा है पढ़ने वाले, उनका कहना है कि उन्हें विदेशों में ना जाना पड़े, इसके लिए भारत में ही बेहतर मौके मिलने चाहिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।